इस जन्म शती पर आज के इस जन्म जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हिंदी प्रगति समिति के विद्वान अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी, विद्वान वक्ता, समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर, समकालीन कविता को नई दिशा प्रदान करने वाले हम सबके अभिभावक प्रिय कवि आदरणीय डॉक्टर अरुण कमल जी, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के यशस्वी निदेशक आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पाल जी एवं उप निदेशक अनिल कुमार पाल जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विद्वान राजभाषा अधिकारी प्रमोद कुंवर जी। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आपने सुमित्रानंदन पंत की इस जयंती समारोह में मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने बताया भी कि उनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ और हिमालय के पहाड़ियों के बीच वह कुमायूं का क्षेत्र जहां पर बागेश्वर जिला स्थित, उस बागेश्वर जिला के कौसानी नामक जगह पर सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। वह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, सुरम एवं मनोरम है। तो जिनका जन्म ही उस सुरम एवं मनोरम पहाड़ियों के बीच हुआ हो, वह स्वाभाविक ही था कि अगर वो कविता लिखते, अगर वह कविता के अतिरिक्त और भी कोई रचना करते तो उनके काव्य में, उनकी रचनाओं में स्वाभाविक रूप से प्रकृति का समावेश होता है। हाँ, सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति को एक स्वतंत्र सत्ता प्रदान की, प्रकृति से प्रेम जग जाहिर है, इसलिए तो उन्हें हम प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। यद्यपि हम सब जानते हैं कि जैसा कि अभी निदेशक साहब बता रहे थे कि उनके माता जी का देहांत बहुत कम उम्र में ही हो गया, जिसके वजह से उनका पालन पोषण उनके पिता के द्वारा किया गया और वो भाइयों में 8वें नंबर पर थे, 8वें नंबर के संतान थे। उनकी पढ़ाई लिखाई बागेश्वर के आसपास ही और उत्तराखंड में ही होती है, लेकिन स्नातक करने के लिए वो इलाहाबाद चले जाते हैं। हमें यह ज्ञात है कि उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था। वो इलाहाबाद जब जाते हैं और वह जब जो दौर है वह दौर आंदोलनों का दौर है, स्वाधीनता आंदोलन का दौर है। उस स्वाधीनता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने युवाओं को आह्वान किया कि आप अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय इत्यादि को छोड़ दीजिए, सरकारी ऑफिस में अगर काम करते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, त्याग कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए। इन आह्वानों के बीच सुमित्रानंदन पंत ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। उनकी कॉलेज की पढ़ाई नहीं, वो घर पर ही रहकर अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत 4 विषयों का वह स्वयं अध्ययन करते रहे। ये प्रश्न उठता है कि जब गांधी जी ने युवाओं को आह्वान किया कि आप बहिष्कार कीजिए, इसका मतलब था कि आंदोलन से जुड़िए। तो सुमित्रानंदन पंत आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़कर कमरे में बैठकर अध्ययन करने लगे और प्रकृति प्रेम की कविताएं लिखने लगे, जिनकी वजह से उनको बाद में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है हमारे मन में कि आखिर ऐसा क्या था। उन्हें तो देश प्रेम की कविताएं लिखनी चाहिए थी, वह स्वाधीनता आंदोलन का दौर था। हम सब इस बात से विज्ञ हैं कि वह दौर भारतीय आधुनिक हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी इतिहास में नव जागरण का युग है, स्वाधीनता आंदोलन का युग है। तो वैसे समय पर राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी जानी चाहिए। वैसे समय पर पंत प्रकृति से प्रेम करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रकृति पर कविताएं लिख रहे हैं। ऐसा क्या वजह है? क्या प्रकृति प्रेम का देश प्रेम से संबंध है? अगर है तो किस प्रकार से संबंध है?
क्या प्रकृति प्रेम के माध्यम से देश प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है या देश प्रेम तक पहुंचा जा सकता है? इन बातों पर हम आगे आएंगे, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। हम तत्काल आप देखें कि वो 7 वर्ष की उम्र से ही वो लिखना शुरू कर देते हैं, कविता लिखना शुरू कर देते हैं। 7 वर्ष की उनकी उम्र होती है और कविता लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला काव्य संग्रह उनका पल्लव आता है 1926 में, और 1938 में एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू करते हैं जो प्रगतिशील मासिक पत्रिका है, रूपाफ। बहुत दिनों तक आकाशवाणी में परामर्शदाता का भी काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि 1958 में जो चिदंबरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ उनके लिए उनको 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने 1961 में उनको पद्म विभूषण से विभूषित भी किया। और इस तरह से जो उनकी पूरी साहित्यिक यात्रा है वो 1977 तक चलती रहती है। 1907 से लेकर 1977 तक लगभग चलती रहती है, अनवरत रूप से चलती रहती है। तो लगभग 70 सालों की साहित्यिक यात्रा उनकी है, और 70 साल की साहित्यिक यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। हम एक पड़ाव के माध्यम से, उनका जो एक पड़ाव है, जो एक भाग है, उनके माध्यम से हम कहते हैं कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति की कोमल भावनाओं को अपने कविता में, अपने काव्य में स्थान प्रदान करते हैं। वो आजीवन अविवाहित रहे, और अविवाहित रहने की वजह से ही शायद स्वाभाविक रूप से उनके मन में, उनके अंतःस्थल में प्रकृति और नारी के प्रति एक सौंदर्यपरक भावना हमेशा बनी रही। हम सब यह भी जानते हैं कि वो छायावाद के सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक है, और छायावाद जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसका तीसरा चरण है। और वह तीसरा चरण, इस तीसरे चरण को हम आधुनिक हिंदी साहित्य का भक्ति काल भी कहते हैं। इस भक्ति काल में, इस छायावाद के युग में, अर्थात जो कालखंड है 1918 से 1936 का जो युग है, यह युग, यह जो काल है इतिहास में, हमारा इतिहास जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्वाधीनता आंदोलन का दौर है, और फिर वो कविताएं लिख रहे हैं प्रकृति प्रेम की। तो इसका जवाब जो देते हैं नामवर सिंह अपनी पुस्तक, जो छायावाद जो उनकी पुस्तक है, और उस पुस्तक में बड़े विस्तार से उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है इसके लिए कि आखिर प्रकृति प्रेम का क्या वजह है, और प्रकृति प्रेम का किस तरह से देश प्रेम के साथ संबंध। तो उन्होंने लिखा कि जो आधुनिक मानव है या आधुनिक कवि है, जो नवजागरण के दौर का जो आधुनिक मानव, आधुनिक कवि है, वह सामाजिक स्वाधीनता की भावना और व्यक्तिगत विकास की भावना से ग्रसित, वह इसकी चाहत रखता है, सामाजिक स्वाधीनता की अपेक्षा रखता है, और व्यक्तिक विकास की भावना की भी अपेक्षा रखता है। और इसी की वजह से यह जो ढूंढने चलता है, वह स्वाधीनता ढूंढने चलता है, व्यक्तिक स्वाधीनता और सामाजिक स्वाधीनता, वह प्रकृति की ओर उन्मुख होता है। और वह स्वच्छंदतावादी कवि यह भी कहता है कि प्रकृति की वजह से कविता लिखने की प्रेरणा मिली, और कविता लिखने की प्रेरणा जब प्रकृति की वजह से मिली है, आखिर प्रकृति में ऐसा क्या आकर्षण है, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके वजह से एक स्वच्छंदतावादी मुक्तिकामी कवि को कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। इससे पहले मध्यकाल के कवियों को ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं मिली? हम इस पर भी नामवर सिंह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि पहले के जो कवि हैं, जो मध्य युग के जो कवि हैं, अर्थात भक्ति काल और रीतिकाल के जो कवि हैं, फिर उससे पहले जो द्विवेदी काल के जो कवि हैं, भारतेंदु काल के जो कवि हैं, उनके मन में इस तरह का आकर्षण का भाव प्रकृति के प्रति क्यों नहीं रहा है, जो बाद में छायावाद के कवियों अर्थात जिस तरह से पंत के यहाँ है। इस पर वह विमर्श करते हैं। उस विमर्श के दौरान वह शुक्ल जी, जो हम सब जानते हैं, शुक्ल जी को बड़े आदर के साथ हम हिंदी साहित्य में उनका नाम लेते हैं, शुक्ल जी को वह उद्धृत करते हैं। इसमें शुक्ल जी ने कहा था कि देश प्रेम का क्या मतलब होता है। तो शुक्ल जी के उस
उस वाक्य को वह उद्धृत करते हुए नजर आते हैं कि देश प्रेम का आरंभ प्रकृति प्रेम से किस तरह से शुरू होता है। तो लिखा, शुक्ल जी लिखते हैं कि यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो वह उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल, पेड़, पत्ते, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। सबकी सूद करते हुए वह विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पड़ता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा है। तो आप देख रहे हैं कि देश प्रेम का किस तरह से संबंध प्रकृति प्रेम से। नदी, झरने, वायु, किस तरह से ये जो प्रकृति के जो तत्व हैं उनका देश से किस तरह का रिश्ता है। हम किस तरह से प्रकृति प्रेम के माध्यम से देश प्रेम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के दौर में प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय जागरण हेतु कविताएं नहीं लिखकर पंत जी ने प्रकृति को चुना होगा, प्रकृति को माध्यम बनाया होगा और प्रकृति के माध्यम से वो अपने देश प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। फिर प्रश्न उठता है, यह जो आधुनिक कवि है अर्थात पंत जैसे आधुनिक युवक कवि हैं, वह प्रकृति के बीच क्यों जाता है? देश प्रेम के लिए या किसी और बात के? सिर्फ देश प्रेम ही मसला है या और कोई मसला है? तो बात यहां शुरू होती है। वहां पर कहते हैं नामवर सिंह कि सिर्फ देश प्रेम के लिए जाना प्रत्यक्ष रूप से कहना ठीक नहीं है। वह इसलिए जाते हैं कि यह जो सामाजिकता है, यह जो सामूहिकता है, इससे वह उबर सके अर्थात स्वाधीन हो सके, स्वाधीन चेतना के लिए जाते हैं। वह व्यक्तिगत स्वाधीनता के लिए जाते हैं। जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, पुरानी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के वो विरुद्ध उठ खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए वह प्रकृति के बीच जाते हैं। फिर पूर्ववर्ती कवि, जो पहले के जो कवि हैं, जो जैसा मैंने कहा कि आधुनिक काल से पहले जो मध्यकाल है, मध्यकाल के कवि क्यों नहीं जाते हैं? उस समय भी तो प्रकृति का स्वरूप लगभग वैसा ही था जैसे छायावाद के काल में था। तो फिर उनकी दृष्टि वैसी क्यों नहीं पड़ती है? वह सिर्फ उसको नाम गिराकर क्यों छोड़ देते हैं? इसके जवाब में यह बात कही जाती है कि जो आधुनिक मानव है, वह आधुनिक मानव और प्रकृति के बीच जो एक अंतर आकर्षण होता है, जो इंटरेक्शन होता है, जो दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होता है, जिसमें मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है और वह विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय भी प्राप्त करता है। इससे उसके मन में प्रकृति के रहस्यों को जानने का और भी अधिक मोह बढ़ता जाता है। यही कारण रहा होगा कि जिस समय मनुष्य सबसे अधिक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा था, उसी दौरान वह सबसे अधिक प्रकृति पर कविताएं लिख रहा था। जबकि उससे पहले का जो दौर है, उस समय मध्यकाल में हम प्रकृति के प्रति, जो मध्ययुगीन मानव है, प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था और शायद वह श्रद्धा रखने की वजह से उनके रहस्यों को जानने से चूक जाता था, रुक जाता था। लेकिन विज्ञान हमें रहस्यों को जानने के लिए एक मार्ग बताता है, इसलिए हम प्रकृति के करीब होते गए। और छायावाद का यही कारण रहा होगा कि पंत जैसे कवि प्रकृति की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में कर रहे हैं। तो प्रकृति के प्रति उनका एक झुकाव है, प्रकृति को महत्व प्रदान करते हैं, प्रकृति को अपने काव्य में एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, उसके सौंदर्य को उद्घाटित करते हैं। यह सब आधुनिक विज्ञान का परिणाम है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये बड़ा असहज लगता है कि कैसे हो सकता है, आधुनिक विज्ञान का परिणाम कैसे हो सकता है? थोड़ा सा असहज लगता है। लेकिन जब आप देखेंगे, जब विज्ञान और धर्म दोनों को आमने सामने रखेंगे, तो ऐसा लगता है
कि जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होती गई, मनुष्य वैसे वैसे प्रकृति को अधिक जानने लगा और जानने की उसकी इच्छा बलवती होती चली गई। अर्थात जैसे जैसे संघर्ष प्रकृति और मनुष्य के बीच हुआ या अंतराकर्षण हुआ, आधुनिक मनुष्य की इच्छाएं वैसे वैसे बलवती होती चली गई। पहले भी प्रकृति चित्रण हुआ करता था, कोई नई बात नहीं है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, कह देते हैं। तो क्या पंत प्रकृति के पहले कवि हैं जो प्रकृति को कविता में स्थान देते हैं? ऐसा तो नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन पहले जो स्वरूप था उसमें कथा प्रसंग के रूप में प्रकृति का उपयोग होता था, मानवीय क्रिया के पृष्ठभूमि के लिए प्रकृति का उपयोग होता था। लेकिन जब पंत ने, छायावाद के कवियों ने और पंत ने स्वतंत्र सत्ता का बोध कराया, प्रकृति के स्वतंत्र सत्ता का बोध कराने वाले छायावादी कवि हैं, उसमें पंत का नाम अग्रणी है। पहले के कवि नाम गिना देते थे, कोकिल, दादुर, मोर, चातक, पलाश, गुलाब, चमेली, नाम गिना देते थे। अब नाम नहीं, बल्कि उनके स्वतंत्र रूप से उस पर एक एक कविताएं लिखी जा सकती। और स्वयं सुमित्रानंदन पंत ने बादल पर स्वतंत्र कविता लिखी, और वह भी बादल कैसा? चेतना संपन्न बादल। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वे बादल जो है वो चेतना संपन्न है, मानवीय चेतना संपन्न है। जिस तरह से मानव चेतना संपन्न होता है, प्रकृति का सबसे जो सर्वोत्कृष्ट खोज है वह मानव है, जो सब चेतना संपन्न होने की वजह से, तो वह बादल भी चेतना संपन्न है। जो पंत के बादल हैं, जो पंत प्रकृति में बादलों को देखते हैं, वह बादल चेतना संपन्न दिखाई देता है, मानवीय चेतना से संपन्न दिखाई देता है। अर्थात मानवीय संबंधों, कई बार तो पंत मानवीय संबंध स्थापित करते दिखा देते हैं। किस तरह से मानव प्रकृति से एक संबंध स्थापित करता है। एक छाया, उनकी कविता है, देखिए छाया से किस तरह से संबंध स्थापित होता हुआ इन पंक्तियों में दिखता है। हाँ सखी, कहते हैं पंत, कहते हैं, हाँ सखी आओ बाह खोल हम, लगकर गले जुराले प्राण, फिर तुम तब में मैं प्रियतम में, फिर तुम तब में मैं प्रियतम में, हो जावे तुम अंतर्धान। तो प्रकृति से किस तरह से एक मानवीय सरोकार, मानवीय संबंध स्थापित करते हुए नजर आते हैं। पर्वतों पर, चूंकि उनका जन्म हुआ पर्वतों पर, हमने चर्चा की इससे पहले कि उनका जन्म ही पर्वतों पर, पहाड़ियों के बीच में हुआ। तो पर्वतों पर जो एक दृश्य है वो कविता का कैसे विषय बनाते हैं, वो बिल्कुल सर्वथा नवीन है। कविता के लिए सर्वथा नवीन है, कवियों के लिए सर्वथा नवीन है। बादलों का छायामय मेल, बादलों का छायामय मेल, घूमते हैं आंखों में फैल, अवनी और अंबर के वे खेल, शैल में जलद, जलद में शैल। पहाड़ी आकाश की शोभा, जो पहाड़ी आकाश है उसकी शोभा का कैसा वर्णन करते हैं, उसको आप देखिए। विहंगम सा बैठा गिरी पर, विहंगम सा बैठा गिरी पर, सुहाता था विशाल अंबर। विशाल अंबर किस तरह से सुहा रहा है, विशाल अंबर, विहंगम सा बैठा गिरी पर, सुहाता था विशाल अंबर। तो इस तरह से प्रकृति की जो कोमल भावनाएं हैं, जो कोमल पक्ष है, उसको अपने कविता में स्थान देने के लिए, अपने काव्य में प्रतिष्ठित करने के लिए सुमित्रानंदन पंत जाने जाते हैं। अब बात यह आती है कि प्रकृति का सिर्फ कोमल और यह कोमल रूप ही नहीं है मात्र, उसका एक रौद्र रूप भी है, एक प्रलयंकारी रूप भी है। अगर वह प्रलयंकारी रूप है तो उस प्रलयंकारी रूप की तरफ क्यों आकर्षित नहीं होते हैं पंत? अगर पंत निराला की तरह, प्रसाद की तरह प्रकृति के रौद्र रूप की भी चर्चा करते, अपने काव्य में स्थान देते, तो क्या उनको हम सुकुमार कवि कह सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो
प्रसाद लिखते हैं, निराला लिखते हैं, प्रकृति के जो रौद्र रूप है, जो प्रकृति का वर्णन करते हैं, दोनों रूपों का वर्णन करते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि निराला ने राम की शक्ति पूजा में लिखा, प्रकृति के रौद्र रूप का जो चित्रण किया है, छत्रघात गुरुणावत्रंग, भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पे चढ़ता खाता पच्छार। और फिर दूसरी तरफ प्रसाद आते हैं, जो प्रसाद कहते हैं, उधर ग्रजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालोशी, चली आ रही फेन उगलती, फैन फैलाई ब्यालोशी। तो प्रकृति के रौद्र रूप की चर्चा उनके जो समकालीन कवि हैं, जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, वो इस तरह से प्रकृति को देख रहे हैं। वहीं प्रसाद पपीहों की वह पीन पुकार सुनते हैं, कहते हैं पपीहों की वह पीन पुकार, निर्झरों की भारी झरझर, झिंगरों की झीनी झनकार, गहनों की गुरु गंभीर गहर, बिंदुओं की छंती झनकार, दादुरों के वे दुहरेश्वर। वो दादुर के स्वर सुन रहे हैं, झिंगुर के स्वर सुन रहे हैं, वो पपीहों के स्वर सुन रहे हैं। उन्हें वह बादलों, वह उस तरह से वह रौद्र रूप, प्रकृति के रौद्र रूप उनको आकर्षित नहीं करता, लेकिन प्रकृति की जो कोमल भावनाएं हैं, वो कोमल भावनाएं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, वो आकर्षित करते हुए दिखते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकृति के आखिर वो सुकुमार कवि क्यों कहे जाते हैं। यही कारण है ना कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। वो निराला की तरह, प्रसाद की तरह उन रौद्र रूपों में फंसना नहीं चाहते हैं, वह उसमें उलझना नहीं चाहते हैं, वह उससे बाहर निकलना चाहते हैं और प्रकृति के कोमल रूप को वह लोगों के समक्ष लाना चाहते हैं और उसके माध्यम से तो कुल मिलाकर जो पंथ हैं, पंथ प्रकृति के बीच रहते हैं। कब तक? छायावाद, जब तक वो छायावादी भावनाएं उनमें हैं, उनके व्यक्तित्व का अलग अलग पक्ष है और अलग अलग समय में वो उनके व्यक्तित्व का अलग अलग पक्ष उजागर होता है। वो छायावादी हैं। जब पिता की मृत्यु हो जाती है, इलाहाबाद में रहते हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु होने के बाद आर्थिक संकटों से गुजरते हैं, तब उन्हें घर और अपने खेत खलिहान बेचने पड़ते हैं। जब उन्होंने इस कष्ट को झेला, तब वो मार्क्सवाद की तरफ प्रवृत्त हुए, प्रगतिशील बने। प्रगतिशीलता उनकी कविताएं में, उनके कविताओं में प्रगतिशीलता है। वो मार्क्सवाद की तरफ उनका झुकाव, वो समाजवादी भी, समाजवाद की तरफ भी उनका झुकाव। लेकिन वह अंत में जब अरविंद आश्रम से जुड़े, तो उनके द्वारा बताए हुए, अरविंद के द्वारा बताए हुए रास्ते की खोज करते हुए नजर आते हैं अपनी कविताओं। तो इस तरह से यह उनका एक पूरा, उनकी जो काव्य यात्रा है, उस काव्य यात्रा की एक रूपरेखा है, जो विभिन्न समयों पर, अलग अलग समयों पर वो बदलते रहती है। इसके बावजूद भी प्रकृति उनसे बड़े करीब से जुड़ी रहती है और उनकी पहचान एक छायावादी कवि के रूप में होती है। और कैसा कवि? छायावाद में भी कैसा कवि? जो प्रकृति की भावनाओं को काव्य में स्वतंत्र स्थान देने के लिए प्रयत्नशील है, अर्थात प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में। हम वैसे प्रकृति के सुकुमार कवि को स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए इस आभासी मंच से विदा लेने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। आप